आमदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारे आज का मौजू है हिंदुस्तान की समाजियात। हमारे आज के मौजू का अनवान है हिंदुस्तान बतौर कसीर माशरा। हम जिस नुक्ते पे बात करेंगे वो दूसरा नुक्ता होगा। पहले नुक्ते में हमने पिछली क्लास में बयां किया था कि बदलते हुए हिंदुस्तान के बारे में, जो पहला हिस्सा था। अब हिस्सा दोम होगा जहां पे बात होगी बदलते हुए हिंदुस्तान की। बदलते हुए हिंदुस्तान में हम जिस नुक्ते की बात करेंगे वो समाजी तब्दीली है। समाजी तब्दीली में क्या क्या रद्द बदल हुआ और क्या क्या तब्दीली आई, उसमें साख्ती और सकाफती तब्दीलियों का जिक्र है। हमने पिछले क्लास में देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में समाजियात का उभरना और समाजी चीज़ों में तब्दीली आई, चाहे वो रोज़मर्रा के काम हो, चाहे वो सियासी रद्द-ए-अमल हो, चाहे वो माशियात हो, चाहे वो तहज़ीब हो, चाहे वो तमद्दुन हो। आज उन मामलों पे बात करेंगे जो साख्ती और सकाफती होगी। लिहाजा इन शराइत के हुदूद की वजह से एक ज़्यादा गैर जानदार इस्तिलाह यानी समाजी तब्दीली, बड़े पैमाने पर ढांचे में तब्दीली या तब्दीली को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी माशरे का काम समाजी तब्दीली बड़ी सकाफत का एक अहम पहलू है। तब्दीली ऐसा लगता है कि ये इन तब्दीलियों के अलावा तकरीबन तमाम तब्दीलियों का हवाला देता है जो कि सख्ती है या सियासी या इक्तिसादी तब्दीली के तहत बयान किया गया हो, क्योंकि जो बयान हुआ है वो सकाफत के बारे में होता है। सकाफत में एक अहम चीज का जिक्र है, वो है तहजीब व तमद्दुन। तमद्दुन में सबसे बड़ी सकाफत का पहलू है कि लोग का रहन सहन और लोगों का बोल बाल और लोगों की तकलीफें और लोगों की तरक्कियां, उन सब बातों को जिक्र करके ये पता चल जाता है कि समाज में साख्ती और सकाफती तब्दीलियां किस तरह बहस मबस में आई। लेकिन माहिरीन समाजियात ने फराहम करने के लिए जदोजहद की। जो भी माहिरीन समाजियात हो, चाहे इमाइल डर्कहाइम हो, चाहे पियर बोर्दो हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे गिडन्स हो, उन सब ने अपने अपनी तरह की काम की और अपने अपने काम को इस तरह से अंजाम दिया ताकि हमारे पास ये सारी तब्दीलियां जो समाज में आई हैं वो वाज़िया हो। यही नहीं कि समाज में तब्दीलियां आए, बल्कि समाज की तब्दीलियात की वजह से हमने समाजियात में तब्दीलियां पाई। ऐन मुताबिक माने समाजी तब्दीलियों का मतलब है समाजी इदारों में तब्दीलियां लाना। समाजी इदारे जो हमारे पास हैं बहुत बड़े इदारे हैं और उनका बहुत बड़ा काम है, और वही शायद इस दुनिया को और इस लोह लंगर को चलने वाले को एक मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दम और एक बराबरी की लिहाज से रखते हैं। अगर इनमें बराबरी ना हो तो शायद एक इंसान के रहन सहन में उसका अकीदा और उसका तहजीब और उसका तमद्दुन एक अहम किरदार नहीं निभाता। शायद यही जरूरी है कि समाजियात और समाजी तब्दीलियां लोगों में एक तब्दीली का बायस बनी और समाजी इदारों में भी तब्दीलियां इस कदर आई कि वो एक समाज को तब्दील करके एक इंसान को उसके साथ शाना बशाना चलने की कोशिश में रही। लोगों का सलूक या किसी गिरवा बरादरी या माशरा में समाजी ताल्लुकात हैं, जो भी ताल्लुकात समाज में है वो दोनों तर्ज अमल पर है, चाहे वो लोग हो चाहे वो लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। इस पर हमें बात याद आती है कि किस तरह से कार्ल मार्क्स बयान करते हैं। कार्ल मार्क्स का बयान ये है कि जो समाज है, समाज में पहले किसी दौर के लोग थे। एक समाज ऐसा था जहां पे लोग मुकम्मल मफाहिमत रखते थे, और वो मफाहिमत इस तरह से रखते थे कि एक दूसरे में कोई फर्क ही नहीं दिखती थी। शायद वो एक ऐसा दौर था तब कोई तब्दीली नहीं थी, सारे लोग एक जैसे का खाना पीना और कमाने के तरीके और समाजियात और माशरियात और माशियात सब चीजें उस दौर में
एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे थे और इनमें कोई फ़र्क नहीं था। और यही वजह कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये समाजियात का रहना कोई तब्दीली नहीं लाता था, और ये एक समाज जो था एक नुक्ते पे और एक अमल पे और एक दर्जे पे था, और उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। और यही वजह है कि उस समाज में कोई नुकसान भी नहीं था और कोई झगड़ा भी नहीं था। और वक्त होता गया, समाज में कई लोगों ने तरक्की की, और उन लोगों ने क्या तरक्की की, उन्होंने कई लोगों का इस तरह से दिमाग का तवाज़ु इस तरह से बढ़ा, और उन्होंने कुछ लोगों ने जो औजार हैं वो बनाए पत्थर के, और कुछ लोगों ने मवेशी पाले। लेकिन कुछ लोग इस रास्ते में पीछे रह गए, और जो लोग पीछे रह गए वो पीछे रहते ही गए, और जो आगे चलते रहे उन्होंने तरक्की की बुलंदियां छू ली। और यही वजह है, जब वो तरक्की की बुलंदियां छू करने लगे, तो ये जो लोग हैं, दूसरे किस्म के लोग जिन्होंने तरक्की नहीं की, वो उन पे मुनज़्ज़म हुए और उनका उन पे डिपेंडेंट रहना लग गया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते थे और उन्हें उन पे डिपेंडेंट रहना लाजिमी हो गया। और यही वजह है जो कार्ल मार्क्स कहते हैं हमें कि समाज में इसी तरह से दुश्वारियां आई, और यही चीज है कि इसमें एक जो बंदा है वो उरूज पे रहा और दूसरा नीचे रहा। और यही वक्त है कि जब वो निचले तबके के लोग जब उन पे जुल्म सितम हो रहा था, तो उन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद क्या हुआ कि समाज में तब्दीली आ गई। और जो लोग पहले थे, जिनके पास वो औजार थे जो उन्होंने पत्थरों से बनाए थे, जो शिकार करते थे, और उन्होंने जब निचले तबके के लोगों ने उस बात पे शोर किया, तो ये समाज तब्दील हो गया। और जो शोर करने वाले बंदे थे वो मजदूर बन गए, जमीन पर काम करने लगे, और जो अमीर बंदे थे जो शिकार करने लगे वो जमींदार बन गए, जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हैं, और जिन्हें अंग्रेजी जबान में यही टर्म से बोला जाता है। और जो निचले तबके के लोग जिन्होंने इस बात पे शोर मचाया कि हम पे जुल्म ढाया गया और हम पे जुल्म रखा गया, तो उनकी तब्दीली हो गई। और उनकी तब्दीली होने के बाद ये सारे लोग इसमें तब्दील हो गए, ये जमीन पर काम करने लगे, और ये काम चलता रहा। ये कार्ल मार्क्स कहता रहा कि ये जो काम था, पहले दौर में इस मजदूर को लगा कि मेरे पेशे में तब्दीली आ गई, शायद कोई जुल्म नहीं होगा मुझ पे, लेकिन धीरे धीरे बात इस तरह से बढ़ी, इस तबके में भी जुल्म आ गया। और यही वजह है कि फिर जो इंडस्ट्रियलिज्म का दौर हुआ, जब इंडस्ट्री का बुनियाद आई और इंडस्ट्री इजाद में आई, तो यही लोग थे जो जमींदार थे, उन्होंने इंडस्ट्री को गलबा बना दिया और इंडस्ट्री को अपने लहजे में लिया और अपने पास लिया। और यही वो लोग थे जो जमींदार के पास काम करने थे, वो फैक्ट्री में काम करने लगे। और यही वक्त था, ये तब्दीली इस तरह से नहीं आई कि तब्दीली उसको एक मुनज़्ज़म तरीका जो एक समाज में आता है, जो कोई इंसान कोई चीज बनाता है, जो नए इजादात थे, और उसूली तौर पर जो इजादात हो गए, और वही लोग उससे ले सकते हैं, वही सारे लोग उस चीज का फायदा लेंगे जो सरमायादार होंगे, और सरमायादार यही जमींदार थे, और उन्होंने इजादात का फायदा लिया। और ये एक ही पहलू का हिस्सा नहीं था, इस लड़ाई झगड़े में दोनों पहलू वाबस्ता थे। पहला पहलू था ये जो लोग थे जिन्होंने सरमायादारी पाई और जिन्होंने इन फैक्ट्रीज और इनके इंजन को हासिल किया, और लेकिन यहाँ से वो मजदूर भी थे जिन्होंने एक शोर मचाया, और शोरगुल मचाने के बाद फिर उन्होंने ये तब्दीली देखी। और ये मजदूर इसी वाबस्तगी से थे कि हम पे जो जुल्म है वो खत्म हो गए, हम नए निजाम में आ रहे हैं। और ये अमीर लोग जो थे वो इस चाहत की ख्वाह थे कि हम और अमीर बनेंगे, और लेकिन इस चीज से यह हुआ कि अमीर लोग और अमीर बनते गए, बल्कि बहुत ज्यादा तरक्की उन्हीं हो गई। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो गरीब पीछे से पीछे हो गए, और उन्होंने अपने आप में
तरक्की का मुआइज नहीं देखा। और यही वजह थी जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि तब्दीली समाज में आ गई, और समाज की तब्दीलियों में दो तरह के लोग थे। जो निचले तबके के लोग थे जो ख़्वाह थे तरक्की आ जाए, और जो अमीर तबके के लोग थे वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बने, और इस दौलत को बनने के बाद उन्हें कोई मकाम हासिल करे। आइन मुताबिक जो माने हैं समाजी तब्दीलियों का मतलब है समाजी इदारों में तब्दीलियां लाना, लोगों के सलूक या किसी गिरवे बरादरी और माशरे में ताल्लुकात में, जो हमने अभी कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी में बयान किया कि क्या क्या मामलात और मौसलियात हो गए और कौन कौन से मामलात हो गए जिन्होंने एक इंसान के रद्द अमल में तब्दीली लाई। इसमें साख्ती तब्दीलियां शामिल हो गई जो साख्त में मजमूई तब्दीलियां हैं, और माशरे के इदारों में जो मैंने अभी कहा कि किस तरह से समाजी ढांचे बदल गए, किस तरह से अगर हम बात करें फ्रांसीसी इनकलाब था जिसे एक अल्फाज से कहा जाता है कि एक ग्रेट सोशल चेंज थी, और वो तब्दीली जिसने दुनिया के ढांचे को बदल डाला, और यही वो तब्दीली थी जिसने हमारे पास एक नया निज़ाम कायम किया, और जिसने वो निज़ाम कायम किया जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, जहाँ पे हर एक इंसान को हुकूक है। हालांकि वो निज़ाम एक यूरोप में आ गया, लेकिन यूरोप के आने के बाद वो निज़ाम बैरूनी मुल्कों में फैल गया, जिसमें हिंदुस्तान भी एक अहम मुल्क है, और उसने भी एक अपने इसमें बहुत सारी तब्दीलियां देखी। जो साख्ती तब्दीलियां थी उसमें जो समाज के ढांचे में तब्दीलियां आ गई और माशरे के ढांचे में तब्दीलियां आ गई। ढांचे में तब्दीलियां भी छोटे पैमाने पर हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि जो समाज है उसमें तब्दीली छोटे पैमाने पर भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे पेशों में छोटे तबके की तब्दीलियां आती है, लेकिन बहुत सारे तबकों में बहुत ज्यादा तब्दीली आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी छोटी तब्दीली के बाद अक्सर ये इस उम्मीद में रहते हैं कि एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, और इस बड़ी तब्दीली में इंसान के तर्ज अमल में, इंसान के हया में, इंसान के निसाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जायज तरीके का तब्दीली आने का इंकिशाफ है। मुख्तसर मुदत पोटोमर जो बोटमर है, एक फलसफादान है, ने समाजी तब्दीली की तारीफ की, और समाजी तब्दीली में यह कहा कि समाज में समाजी में तब्दीली के तौर पर कई ढांचे पेशावर मुशायरे का साइज है, या समाजी इदारों में या मेंदरे के दरमियान ताल्लुकात हैं। डियोस इसकी वजाहत में तब्दीली के तौर पर करता है। किसी भी माशरे के साख्त और काम, वजूहात, माशी, सियासी, सकाफती, तकनीकी और यहाँ तक कि माहौलियाती। हम किसी भी समाज की बात करें, हर एक समाज में माशरा होता है, हर एक समाज में मईशत होती है, हर एक समाज में पहले दौर में तकनीकी चीज़ें नहीं होती थी, और हर एक समाज में माहौलियात होती है। अगर हम देखें तकनीकी दौर की बात करें, पहले पहले वक्त में जब एक फ़ोन बना, टेलीफोन बना, तो तब धीरे धीरे एक मोबाइल नई चीज़ लगी, फिर धीरे धीरे इंटरनेट, फिर 1G, 2G, 3G, 4G, और आहिस्ता आहिस्ता से 5G का ज़माना आ गया। अब एक दुनिया एक क्लिक के, एक अंगूठे के क्लिक से हम देख सकते हैं, और ये भी एक तकनीकी तब्दीली है। और वक्त ये था कि हवाई जहाज़ का सफ़र एक मखसूस लोगों के लिए था, और जो निचले तबके के लोग थे उनमें हवाई जहाज़ का सफ़र करना बड़ा ही मुश्किल था, और उसके लिए बहुत सारे पैसों की दरकार थी, और उसमें भी जो लिमिटेड, जो हालांकि मुतहद कैपेसिटी थी, और वो भी जो हवाई तैयारे हैं वो भी किसी लिमिट की तब्दीली से बने थे, और वहीं पे वो लोग जाते थे, वही लोग जा सकते थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, और वो इस चीज़ को फिर हवाई जहाज़ में सफ़र करके कहीं पहुंचते थे बड़ी आराम से। लेकिन अब ऐसा देखिए
कि ये सारे लोग जो है अब हर एक की पहुंच में ये सारी चीजें हैं। अगर हम माहौलियात की देखें, माहौलियात में अक्सर आज ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, और हाइब्रिड की बात होती है कि किस तरह से हाई यील्डिंग वैराइटीज इस्तेमाल होती हैं, किस तरह से जो अमेरिका में पैदावार होती है वो किस तरह से हम यहाँ देखते हैं, हम इस हिंदुस्तान में किस तरह से वो पैदावार देखते हैं, और इसका पैदावार का शुमार भी होता है। अगर आपने एक साइंस में एक किस्सा देखा होगा बीटी ब्रिंजल का, बीटी कॉटन का, जो जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो जेनेटिकली जो पैदा होते हैं, और वो भी इस चीज की देन है कि किस तरह से माहौलियात में तब्दीली आई। और आगे वाले सफर में हम देखेंगे कि किस तरह से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दुनिया में छाप डाली, और 1990 के दहाई में इसने किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में एक तब्दीली लाई। किसी भी माशरे की साख्त और काम, वजूहात माशी हो, सियासी हो, सकाफती हो, तकनीकी हो, और यहां तक कि माहौलियाती हो। दूसरी तरफ से सकाफती तब्दीलियां का मतलब होगा सकाफती मंजर में तागीरात, जैसे अकायद, नजरियात, तख्लीकिया, मजहबी, समाजी और इक्तिसादी तंजीमें। बहुत सारी तंजीमें हमारे पास हैं, बहुत सारे अकायद हैं, और अकायदों में भी तब्दीली आ गई। अकायदों में तब्दीली इस तरह से आई, हमें फिर से बात होती है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कहता है चीजें बदलती हैं जब चीजों में तब्दीली आती है। कहते हैं कि इंसान में तब्दीली आ गई, और ये वही चीज है जो उसने बताया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कि किस तरह से एक चीज में तब्दीली आई, और इन चीजों में तब्दीली आने के बाद किस तरह से आपने लोगों में एक मयसर और मुतासिर करदा तब्दीली देखी। साइंस और टेक्नोलॉजी और इंसानों की तख्लीक किरदा हर जिस्मानी चीज के बारे में यह है कि बहुत वसी और फिती समाजी और नफ्सियाती तब्दीलियों को सिमटता हुआ रह गया। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान को तब्दीलियों को कैसे समझे, उन पे बात करेंगे जो हिंदुस्तान में तब्दीलियां आए, और उन तब्दीलियों को समझने के लिए देखते हैं कि हिंदुस्तान में तब्दीलियों को कैसा समझा जाए। हिंदुस्तानी माशरे में एक मुद्दत के साथ इसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तानी माशरा तब्दील हो गया है, मुसलसल आर्जी और तब्दीली के मुसलसल अमल से गुजरा रहा है। ये ख्याल परदलात करता है मुसलसल तब्दीलियां असर हाजिर के हिंदुस्तानी समाज के लिए अंदरूनी है, करना नगरेज है। इस लामतनाही तब्दीली की वजूहात मालूम करे। हिंदुस्तानी समाज इक्तिसादी और तारीखी सकाफती सयाह को सबाक को समझने के लिए मखसूस अवामिल की तलाश की बुनियाद फराहम की गई है। हिंदुस्तानी तनाजिर में सकाफती और समाजी दोनों सतहों पर तब्दीलियां हैं। हिंदुस्तान में तब्दीली के अवाम, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान माशरा जो है अपने तरीकों से मुनफरिद है। कसरती की वो तस्तरियात और जात पात का निज़ाम इसे दुनिया के नक्शे पर मुख्तलिफ बना देता है। हिंदुस्तान में जो निज़ाम है वो मुख्तलिफ है, और हिंदुस्तान के निज़ाम में माशरा भी मुख्तलिफ है। अगर हम देखें तो हमारे माहौल में अक्सर ये है कि जात पात का माहौल है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जात पात रहती है वो अलहायदा तबकों के लोगों के साथ रहती है। कहीं कोई छोटा है, कहीं कोई बड़ा है, कहीं कोई किसी के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन एक माशरा है जो माशरे को चला देता है और माशरा की तहजीब और तमद्दुन को यकसां करके
ایک تبدیلی لا رہا ہے. تبدیلیاں ہندوستانی معاشرے کے لیے مخصوص ثقافتی اور ساختی دونوں قسم کی عوامل کی وجہ سے ہیں. عصری ہندوستان میں ایک ترقی پذیر معیشت ہے جہاں تدریج ہے روایتی معاشرے کے قائم کردہ نمونوں سے جدیدیت کی طرف منتقل ہونا صنعتی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی آلات کی ترقی کے ذرائع اور سائنسی علم ہے. یہ اقتصادی ترقی کے عمل کا سامنا کر رہا ہے. صنعت کاری، شہری کاری اور عالمگیریت، چونکہ یہ عمل اب بھی ہے. ابھرتے ہوئے ہندوستان ثقافتی اور ثقافتی طور پر مسلسل تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے. ساختی طور پر آئیں ان عملوں کے بارے میں مختصر جانیں. نوآبادیت ایک ایسا عمل ہے جب ٹیکنالوجی طور پر لوگ عارضی طور پر غالب رہتے تھے، دوسرے لوگوں کو فتح کرے، ان کی سرزمین پر آبادیوں اور سماجی فوجی کے لیے ان کا استعمال کرے اور اقتصادی توسیع اور طاقت لے ان کا استعمال کرے. ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا سلط قائم کیا. ان کی اپنی سلطنت ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید قانونوں اور بھی نقل و حمل کیا. برطانیہ سے انتظامی نظام، نئے نظام نے ہمارے اندر تبدیلیوں کا آغاز کیا. سماجی، معاشی اور سماجی ڈھانچے استعمار کا اثر اس لیے ہے اس سے کہیں زیادہ تصور کیا جا سکتا ہے. کئی وجہ سے دور دراز ساختی تبدیلیاں، آبادیت کے اثرات جس نے ثقافتی تبدیلیاں بھی شروع کی، ان کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم بات کریں، یہاں پہ ہمارے ملک میں انگریز آ گئے اور انگریزوں نے یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے، اور وہ کاروبار کرنے کے لیے اس لیے آئے، انہیں یہی موضوع دماغ میں تھا کہ ہم یہاں دولت بنائے اور اس دولت کو واپس لے جائے، ترقی کرے. لیکن دھیرے دھیرے وقت بڑھتا گیا اور وقت گڑنے کے بعد انہیں یہ پتہ چلا کہ جو نمایاں ہم نے تبدیلیاں لائی، ہم اب اس نظام میں جائیں گے، اور نظام میں جانے کے بعد حقیقت میں ہم کوئی ترقی کر سکتے ہیں. اور پہلے جب وہ آئے اور ایک قسم کے ٹریڈرز آئے اور یہی چیز کرنے کے لیے آئے کہ ہم چیز خرید و فروخت کریں اور خرید و فروخت سے اپنا منافع بنائیں، اور منافع بنائیں، ایک محدود منافع بنائیں، کیونکہ ایک انڈسٹری کا غلبہ تھا اور انڈسٹری کے چیزوں کو کئی جگہ چاہیے تھے جہاں پہ اس چیز کو لوگ لے، اور ان کے لیے یہ اچھا طریقہ تھا اور اچھی جگہ تھی کہ ہندوستان میں اس چیز کو بھیجیں. وہ اس لحاظ سے آئے، اور ہندوستان میں مختلف قسم کے مسالے بنے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے آئے کہ وہ چیزیں یہاں سے لے، اور یہاں سے لینے کے بعد پھر وہ دولت بنائے. لیکن جب یہاں آئے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہتر ہے کہ ان کے کام کاج میں گھس جائے، اور اس کام کاج میں گھسنے کے لیے جب وہ اس کام میں گھسے تو انہوں نے دیکھا نہیں، کیوں نہ ہم سیاست میں آئے، کیوں نہ ہم اس کی سیاست میں دخل اندازی کریں. دھیرے دھیرے دخل اندازی ہوتی گئی اور دھیرے دھیرے وہ اس میں شمار ہو گئے، اور شمار ہونے کے بعد پھر انہوں نے
धीरे धीरे तरक्की पाई, और तरक्की पाने के बाद उन्हें यही पता था कि हम अगर तरक्की पा रहे थे तो हम क्यों नहीं सियासत में अपना गलबा बढ़ा रहे हैं, और जो पैसे वो सियासत को दे रहे हैं, जो सियासतदान थे उन्हें दे रहे हैं कि कोई उनके लिए कोई काम आसान बन जाए। उन्होंने फैसला किया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि जो पैसे हम दें इन्हें, वो क्यों ना हम अपने आप को ही रखें, और अपने आप को रखने के बाद वो पैसा भी हमें आएगा और हम सियासत में बड़े फैसले भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे होता गया और उन्होंने मुदाखलत की, और मुदाखलत करने के बाद फिर उन्होंने एक तब्दीली पाई, और तब्दीली पाने के बाद जो भी तब्दीलियां आई वो आया है, और उन्होंने समाजी ढांचे को बदल डाला। टेक्नोलॉजी भी उभरी हुई थी और टेक्नोलॉजी का उभरना भी एक अहम था, लेकिन टेक्नोलॉजी के होने के फायदे कम से कम लोगों में हो। हालांकि इतना भी सोचा जाता था कि लोगों को कुछ फायदा ना हो, बट जो काम करते हैं दो चीजें होते हैं, एक जो आपका इरादा है और दूसरा जो इरादे के बावजूद कोई चीज आ जाती है। आपका इरादा है कोई चीज करे, जैसे अंग्रेजों का इरादा ये था कि हम कोई काम करें और हिंदुस्तान को कोई फायदा ना हो, लेकिन जब वो काम करते रहे अपने फायदे के लिए, बट उन्हें पता नहीं बहुत सारी फायदे हिंदुस्तान को मिल रहे थे, क्योंकि फायदा ऐसा था कि कोई उन्हें एक सामान दूसरी जगह से लाना था। सामान लाने के लिए उन्हें रेल की जरूरत थी, तो रेल बनी, रेल में लोगों का सफर हुआ, और लोगों ने सफर के बाद लोग यकसा हो गए, और लोगों की बातें जो है वो यकसा रह गई, और लोग एक ही बात का जिक्र करने लगे कि हम पे किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। और जब वो कह रहे थे कि हम पे कौन सा जुल्म हो रहा है, तो जुल्म तो होता था, लेकिन जुल्म होने के बावजूद लोग बात नहीं करते थे। जब बात होती थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मिलने लगे और उन्होंने अपने हाल बयां किए, और हाल बयां करने के बाद फिर एक आवाज उठी, और आवाज 1857 की बगावत में देखी गई। और 1857 की बगावत सियासत में एक अहम बगावत देखी जाती है और तारीख की एक अहम बगावतों में से है। हालांकि उसने एक रास्ता बना दिया एक कौम के लिए कि वो किस तरह से एक जद्दोजहद करे और एक हिंदुस्तान किस तरह से एक आजाद मुल्क बने। ये एक किस्म की तब्दीली थी जो समाजियात में हमने पाई, जो माहौलियात में हमने पाई। जदीदियत के ऐसे उसूलों का बुनियादी इतलाक है। जदीदी कार आसान अल्फाज में जदीदियत का मतलब एक अमल की निशानदेही करना है, रिवायती या नीम रिवायती तरतीब से मखसूस मुतालबा इकसाम की तरफ नक्लो हरकत और समाजी ढांचे के मुतल्लिकात मुतल्लिका शक्लें, कदर की समझ, मुहरिकात और उसूल जैसे कि रेडक्लिफ भी बहस करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि हम जिन्स पर सुतूनों पर अफाकी और साइंसी सोच को अपना बनाते हैं, और गैर अकली जदीदियत वो है जब तकनीकी तोसी के साथ साथ लोगों की जिंदगी पैदाइश से नहीं बल्कि इंतिखाब से मंजबूत होती है। सेकुलराइजेशन वो अमल है जो जदीदियत के साथ उभरता है, जहां मजहब इंसानी अमल के लिए रहनुमाई का फरीक वर्क नहीं है और आम लोगों की जिंदगी में इसका असर कम है। बदलते हिंदुस्तान, जदीद मुफक्किरीन, तालीम, तनकीदी सोच
اور سائنسی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، مذہب کے زوال میں حصہ ڈالیں گے اور سائنس کو جنم دیں گے۔ انسانی معاشروں میں مزاج اس نے ہندوستانی تناظر میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہندوستانی سماج میں سیکولرزم جو ایک اہم پہلو ہے کہ کس طرح سے ایک سماجیات میں مذہب کا بول بالا بہت کم ہے۔ مذہب ایک عقائد ہے جو ہر ایک انسان کے لیے اہم ہے، اور جو آج کا جدیدیت کا ہندوستان ہے، اب اس ہندوستان میں وہ معاملے نہیں ہے۔ مذہب کو سیاست سے الگ کیا گیا ہے، کیونکہ مذہب کے ہر ایک انسان کو مذہب میں رہنے کے لیے، اپنے عقائدے کو پالنے کے لیے ایک آزادی دی گئی ہے، اور آزادی اس حد تک ہے تاکہ وہ دوسرے کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی آزادی اس طرح کی ہے کہ وہ دوسرے کے جو عمل ہے، عوامل ہیں، ان کو تکلیف نہ دے۔ ایک سیکولرزم کی بنیاد بن گئی جہاں پہ ہر ایک مذہب کو عزت ملتی ہے، جہاں لوگوں کے زندگی سے مذہب کو دور رکھا گیا ہے۔ بدلتے ہندوستان میں مفکرین کی تعلیم، تنقیدی سوچ اور سائنسی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، مذہب کے زوال میں حصہ ڈالیں گے اور سائنس کو جنم دیں گے۔ انسانی معاشروں میں مزاج اس نے ہندوستانی تناظر میں بہت اچھا کام کیا۔ اور صنعت کاری اور شہری کاری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد صنعت کاری کا حاصل کرنے کے کلید کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اقتصادی ترقی اور ترقی، صنعت کاری ایک ایسا عمل ہے جو یقینی بنیاد ہے۔ صنعتی معاشرے کی ترقی زراعت کے برعکس تنظیم نو کے ذریعے سامان اور خدمت کی تیاری کے لیے اقتصادی نظام کیا جا رہا ہے۔ سماجی طور پر صنعتی قسم کے معاشرے کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، جہاں انسان محنت کی انتہائی تقسیم کے ساتھ تکنیکی اور قدرتی ترقی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور خوشحالی بھی اس کے ساتھ آپس میں مل کے آ رہی ہے۔ کیونکہ سماج میں ہی جب تبدیلیاں آئی، ایک تبدیلیاں رونما آئی، جب تبدیلیاں رونما ہوئی تو چیزوں میں تبدیلی آئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ایک انسان کی خوشحالی لائی۔ اور اگر ہم بات کریں جس طرح سے ہم نے ہائیبرڈ کی بات کرے، ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز کی بات کی، کیونکہ ایک دور کا ذکر ہے جب ایک فلسفہ دان تھے جسے تھامس مالتھس بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ہوگا جب آبادی کھانے کی چیزوں سے میل ملاپ نہیں کھائے گی۔ میل ملاپ کیا ہوا کہ لوگوں کے لیے غذا کی کمی پائی جائے گی، اور انہوں نے بتایا کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک ترتیب میں بدلتی ہے، اور جو لوگوں کی آبادی ہے وہ دوسرے ترکیب میں بدلتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر چیزیں ایک ہیں تو کچھ سال میں 2 بنے گی، پھر 2 کے بعد 3 بنے گی، 3 کے بعد 4 بنے گی، 4 کے بعد 5 بنے گی۔ یہ انہوں نے چیزوں کے بارے میں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو آبادی میں تبدیلی آئے گی وہ 2 سے 4 ہوگی، نہ کہ 1 سے 2 ہوگی، 4 سے 8 ہوگی، نہ کہ 4 سے 5 ہوگی، 8 سے 16 ہوگی، نہ کہ 8 سے 9 ہوگی، 16 سے 32 ہوگی، نہ کہ 16 سے 17 ہوگی۔ تو اس طرح سے قیاس آرازی انہوں نے بتائے۔ لیکن جدیدیت میں اس وقت میں ان کا جو قیاس تھا وہ کسی چیز پہ مبنی تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ
ایک ایسا دور ہوگا جو HIV ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز کا استعمال کریں گے، اور یہ ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز جو ہوگی وہ رونما تبدیلیاں لائے گی لوگوں میں، اور رونما تبدیلیاں لانے کے بعد وہ انسان کے معیار میں تبدیلی لائے گی، اور وہی چیز بنے گی جو انسان کو خوشحالی لائے گی۔ روایتی معاشرے کے برعکس جو زراعت پر مبنی ہے، کم خوشحال ہے، اور فطرت میں دیہی صنعت کاری کے عمل سے قریب سے جوڑا ہوا ہے، اور جدیدیت شہر کاری کا عمل ہے، یہ شہروں کی ترقی اور نقل و حرکت ہے جسے ہم مائگریشن کہتے ہیں، کیونکہ جب ایک فیکٹری بنی، جب ایک انڈسٹری بنی، تو لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کی، اور نقل مکانی اسی لیے تھی کہ وہ کام کے لیے نقل مکانی کر رہے تھے تاکہ انہیں کام بنے، اور کام بننے کے بعد پھر وہ کوئی چیز کرے، اور پھر وہ کرنے کے بعد کوئی ترقی پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بنے ہوئے ادارے تھے جیسے خاندان ہے، کیونکہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے گئے، اور نقل مکانی اس لیے تھا کہ انہیں کمائی کے لیے ضرورت تھی، اور کمائی کی ضرورت کے لیے انہیں نقل مکانی کرنا ضرورت تھا، اور نقل مکانی کرنے کے بعد جب انہوں نے کیا تو ان میں دیگر اثرات دیکھے گئے، رشتہ داری میں اثرات دیکھے گئے، ماحولیات میں اثر دیکھے گئے، ان کے مذہب کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اثر دیکھے گئے، اور بہت سارے اچھے اثرات بھی تھے کہ جو کاسٹ سسٹم تھا، جو ذات پات کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ شادیاں ہو گئی۔ جب شادیاں ہو گئی تو اس میں ذات پات کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہ ایک چیز اہم آ گئی۔ یہ شہروں کی ترقی اور نقل و حرکت ہیں، دیہی علاقوں سے شہری علاقے، جیسے قصبوں اور شہروں، جہاں منزرات کی جگہ، روزگار کے مواقع، تجارت، مینوفیکچرنگ سے منسلک ہیں، اور صنعتی پیداوار۔ دیہات کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں بہتر تعلیمی سہولیت اور معاشی سرگرمیاں ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے لٹریسی ریٹ میں، اربن ایریا کی لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، اور رولر ایریا کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اور نقل مکانی کر کے کسی فیکٹری یا انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اور انڈسٹری میں کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے ادارے جنم لیتے ہیں، جس میں تعلیم کا اداروں کا جنم لینا ایک اہم حصہ ہے۔ دیہی علاقے سے شہری علاقوں میں، کیونکہ وہاں روزگار کے مواقع بہت سارے ہیں، کیونکہ وہاں زمینداری کا سلسلہ بہت کم ہے، اور وہ اس قدر کم ہے کہ لوگوں کے لیے وہاں خرید و فروخت کرنے پڑتے ہیں، اور وہ دوسرے جگہوں سے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اور صنعتی پیداوار دیہات کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں بہت تعلیمی سہولت اور معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، یہاں اس لیے کہ ان کے مخصوص ثقافتی نمونے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشی، سیاسی ڈھانچے اور جدید بیوروکریٹک اور انتظامی نظام ہے۔ شہری کار جدیدیت پر مبنی ثقافتی تبدیلی کے سطح کی وضاحت کرتا ہے، اور ساختی بھی ہے۔ اقتصادی ترقی کا ایک اشارہ ہونا ہے یہ کہ پیٹرن میں تبدیلی کے برابر ہے۔ سوچ کے طریقے، تعلقات اور سماجی ادارے، استعمال نئے بنائے،
اور ہندوستان کے پہلے سے موجود شہری مراکز اور صنعت کاری کا خاتمہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کے بارے میں، جسے LPG کہتے ہیں۔ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کا عمل وہ عمل ہے، آپ نے اپنے اسکولوں میں سنا ہوگا، LPG کے نام سے مشہور یہ موروثی ہے۔ ہندوستان میں اقتصادی ترقی اور اصلاحات کی منفعت اور عمل ہے۔ نیا ہندوستان میں معاشی مرحلے کے آغاز لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن سے ہوا۔ لبرلائزیشن معاشی پالیسیوں کی پوری رینج میں تبدیلی ہے، کسی ملک کے نجکاری اور گلوبلائزیشن کے نتیجے میں۔ یہی وجہ ہے جب 1990 کے دہائی میں سیاست میں ایک تبدیلی آ گئی اور انہوں نے معیشت میں بھی تبدیلی کا عمل لایا، کیونکہ ایک معیشی بحران سے ہندوستان گزر رہا تھا، اور یہ وقت تھا کہ جو مغربی ممالک ہیں ان میں بنے ہوئی چیزیں اور ان میں بنے ہوئے اصولوں کو یہاں آنے دیں، اور یہاں آنے کے بعد انہیں جو ان کے لیے جو بندشیں تھیں ان کو ہٹانے کا کام لایا گیا، اور انہیں ہٹانے کے بعد پھر ایسا رہا کہ نمایاں تبدیلی معیشت میں دیکھی گئی۔ ریاست کھل جاتی ہے اسی معاملے سے، معیشی سرگرمیوں پر کنٹرول کم کر کے اس کی معیشت کو عالمی منڈی تک پہنچانا معیشت کے کارکردگی اور ترقی کو بہتر بنانے کے لیے۔ عالمی منڈی دنیا کے جو لوگ ہیں آج کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ بیچ سکتے ہیں، اور اس چیز کو بیچنے کے لیے آپ کو محنت کی درکار نہیں، اور آپ کو مختصر چیزوں کی درکار ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو پہنچے، اور جو ملک کے چلانے والے ہیں ان کا اس میں مداخلت کا انکشاف دور رہ گیا، اور انکشاف دور کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں ہوئے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ایک انسان کو کھلا حصہ ملا، اور انہیں اپنی چیز دوسرے ممالکوں میں بھیجنے کے لیے ایک اچھا ماحول ہوا۔ یہ ایک سیاسی تبدیلی تھی، اور جس نے معیشت کو ایک نئے ڈھانچے کی طرف لایا۔ یہ بھارت میں 1990 کی دہائی میں ملک کو درپیش معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے لایا گیا۔ خاص طور پر غیر ملکی کمپنی اور سرمایہ کاری کے لیے میڈو شعبے زیادہ تر حکومت نے سرمایہ کاری کی، جیسے تعلیم، بجلی، شہری ہوا بازی وغیرہ نجکاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کنٹرول کی منتقلی سے ہے، پبلک سے پرائیویٹ سیکٹر، عالمگیریت اشیاء اور خدمات کے آزادانہ بہاؤ ہے، خیالات، معاملات، ٹیکنالوجی اور دنیا بھر کے لیے۔ البرو کے مطابق گلوبلائزیشن تمام عملوں سے مراد ہے جن کے ذریعے دنیا کے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے واحد عالمی معاشرہ۔ یہ معاشرہ ثقافت کے درمیان باہمی انحصار کو فروغ دیتا ہے۔ معیشتیں، قومیں اور لوگ، اس کا مطلب ہے قوم کی حدود سے باہر جانا۔ ریاست اور عالمی باہمی
राबिते को फरोग देता है। गिडेंस कहते हैं ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर में समाजी ताल्लुकात की दाश्त है जो दूर दराज इलाकों को इस तरह जोड़ती है कि मकामी वाकात से तश्कील पाते हैं। मीलों दूर वाक़ा हो रहा है और इसकी बरक्स ग्लोबलाइजेशन में इक्तिसादी, सकाफती और सियासी जहत, इक्तिसादी और मालियाती जहत में लिबरलाइजेशन शामिल है और नजकारी इस अमल में मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल में इजाफा शामिल है। वो कंपनियां जो आलमी मुनाफा की तलाश में है, ये तब्दीलियों का अमल है जो अभी बाकी है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होता है। मास मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस हद तक से हिंदुस्तान में तब्दीली लाई, ये हिंदुस्तान में जदीदियत और तरक्की का एक अहम अंसर है। इसमें दोनों हैं, जाती और समाजी नताइज। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की आमद हिंदुस्तान में राबिता अंग्रेजी के दौर में था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, डाक खदमात, टेलीफोन, रेडियो और हाँ तक कि सिनेमा सब इस दौर में आए थे। अवामी शोबों के उरूज जैसी गैर मुतवक्का तब्दीलियां लाने में अहम किरदार अदा करता है। ये बातचीत का तेजी से फैलना और लोगों को इस हकीकत से पैदा करना है। नव आबादियाती अकाओं के हाथों इस्तेसाल और आज़ादी का सियासी जदोजहद। टेलीविजन आज़ादी की इब्तिदा दहाइयों में नशरियाती हुकूक के साथ सामने आया हुकूमत और एक ताकतवर सियासी, सकाफती और इक्तिसादी हथियार के तौर पर उभरी। कंप्यूटर और बाद में मोबाइल फोन की आमद ने हमें एक नए दौर में दाखिल कर दिया। सोशल मीडिया और डिजिटल मौसूलात LPG के बाद ज़राए अबलाग में दाखिल हुआ। एक मुख्तलिफ मरहला और मालूमात और मौसूलात में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी, मौसूलाती, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, केबल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। मालूमात, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सोसाइटी और बाहम मरबूत होने के बड़े अमल में से एक है। आलमी दुनिया में इल्म और मामलात के क़यादात में आलमी मार्केट की इजाज़ात है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे मोडॉक्स न्यूज़ कॉरपोरेशन जैसे मुकम्मल तौर पर तब्दीली करना है। हिंदुस्तान और पूरे जुनूब में मंजरनामा, ज़राए अबलाग और मालूमात, मल्टीनेशनल कंपनीज एक गलबा बना चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक की बिलादस्ती पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। मातूस का इस्तिदलाल है कि ज़राए अबला ने मगरिब की सकाफती सामर इज्जत का सबब बना है। इनका फार्मिस्टस और अनु के दारम करना है। सकाफती इक़दार जैसे इनफरादियत और सरमायादार नसाराफियत मजमूई तौर पर ज़राए अबलाग में ये ज़बरदस्त तब्दीली आई है। हिंदुस्तान में माशी, सियासी और सकाफती तरक्कियों को तब्दील किया गया। समाजी तहरीकें, सोशल मूवमेंट्स, समाजी तहरीकों को ने माजी के साथ साथ माजी में भी मुतअद्दिद तरीकों से तब्दीलियां की। मौजूदा वो बाज़ माशराती हालात की वजह से होती हैं और इसका मकसद इसे बेहतर बनाना है। समाजी ढांचे में तब्दीलियां लाकर वसी तौर पर कई भी मुनज़्ज़म और मुश्तरका नज़रिया और मकासद के साथ
पैदावार, इज्तिमाई कार्रवाई जिसका मकसद लाना है। माशरे में तब्दीली को समाजी तहरीक कहा जा सकता है। नव आबादी दौर की तहरीकों में मौजूदा समाजी तरक्कियों में असलाहत का मतलब है। मकामी लोगों के दावों का इजहार किया है। मगरिब पर सकाफत, बरादरी के हकूक और शिनाख्त और इस्तेमार से आज़ादी। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद समाजी इंसाफ का मुतालबा करने वाली तहरीर और माजी में ताकत की मुसावी तकसीम, समाजी और माशरी अदम व मुसावत, खवातीन और कमजोर तबकों की पसमानदगी, कम्युनिटी से मुतालिक मसाइल और मजहबी शिनाख्त है, सकाफती और समाजी मसाइल हैं। में से किचमिशोर तहरीक भी सकती है। सती प्रथा के खिलाफ तहरीक वसी कर दी गई है। दोबारा शादी के लिए समाजी हिंदुस्तान में किसानी तहरीक वगैरह चले। वहां थे किस्म के तहरीरें चली, जैसा कि रो तजवीज करते हैं, इस्लाह पसंद, तब्दील पसंद और इनकलाबी। शाह इनकी दर्जा बंदी समाजी व इक्तिसादी की बुनियाद पर करते हैं। शिरका की खुसूसियत और इस पे शामिल मसाइल है। चेंजिंग इंडिया, चैलेंज और जवाब क्या है, हिंदुस्तान किस तरह से चेंज हुआ और इसमें सवालात और जवाब का क्या हिस्सा है। यह आप पर वाज़ेह होना चाहिए कि समाजी तौर पर मास्टर कभी जामिद नहीं होता और ना ही इसके लिए होता है। कभी तब्दीली अगर समाजी तौर पर समाजी जाए तो हिंदुस्तान गैर तब्दीली नहीं हो सकता। असर हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मईशत है जहां से बतदरीक तब्दीलियां आ रही हैं। जदीदियत की तरफ रिवायती मास्टर के कायम करदा नमूनों के जराए, सन्नती तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, आलात और साइंसी तरक्की, तालीम या सन्नतकारी, शहरीकारी के जारी अमल के सामान कर रहा है। और ग्लोबलाइजेशन, चूंकि ये अमल अब भी सामने आ रहा है, हिंदुस्तान सकाफती और साख्ती तौर पर मुसलसल तब्दीली का सामना कर रहा है। हिंदुस्तान जैसे माशरे में जो इस्तेमार से गुजरा और आजादी हासिल की। संघ का कहना है कि जदीद आजादी के जरिए समाजी तब्दीलियों का तस्वुर था, नजरियाती, जहां ये एक अमल नहीं रहा लेकिन हासिल करना मतलूब था। यहां तब्दीली तरक्की और तरक्की का मुतरादिफ बन गया था। लिहाजा आज़ादी के बाद की तब्दीलियों को इक्तिसादी तरक्की और तरक्की के तौर पर तस्वुर किया गया था और तालीम की तौसी, और ये ख्याल किया जाता था कि साइंसी सोच का अमल होगा। आहिस्ता आहिस्ता समाजी और सकाफती तब्दीलियां लाना है। तब्दीलियों को ऐसे ख्यालात, जदीदियत और सरमायादारी के मगरिबी प्लेटफॉर्म के वजन को समेट लिया गया। इक्तिसादी तरक्की का मॉडल, लिहाजा तब्दीली के अवामिल के जवाबात है। पेचीदा और लातादाद चैलेंज आए, हम करीब से देखते हैं। जमहूरियत, समाजी इंसाफ और कौम परस्ती के मगरिबी लिबरल इक़्तिदार का उरूज जुनू आबादी के दौरान आज़ाद हिंदुस्तान के लिए आइन की शक्ल का बायस बने। सबसे पहले जदीदियत के हिस्से के तौर पर आइन के जरिए समाजी तब्दीली का वो अमल इसने तस्लीम किया कि हिंदुस्तान कसीर मजहबी और कसीर सकाफती माशरा है। इसने कोशिश की जमहूरियत और जमहूरी की बुनियादी इक़्तिदार के जरिए दोनों में इत्तेहाद लाना जरूरी है। बुनियाद पर तरक्की याफ्ता सन्नती माशरा बनाया जाए। इस तरह के आईनी ढांचे और सकाफती अदम मसावरत से लड़ने
लड़ने के लिए निकलने पड़ा। माशरे के तमाम तबकात को इंसाफ फराहम किया जाए। तब्दीली दोनों में आर्थोजेनिक थी और फितरत में आई मुख्तसर, इस बात पर हेट्रोजेनिक भी कहा जाता है। रोशनी डालते हैं कि देहात कैसे है और शहरी जगह आज़ादी के बाद कैसे तब्दीली हुई। बदलते हुए दहाई हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से कई तब्दीलियां आई। ज़रियाती के साथ साथ इस्लाहात हिंदुस्तानी हुकूमत के मकासद थे। इस्लाहात तब्जीर मजदूर के तबके में मजदूरों के खात्मे का सबसे बनी अदायगी के अंदर में कसम से नक़द में तब्दीलियां आई। इसके मुताबिक मुफ्त इजरात और ज़रई मजदूरी का इजाफा सरपरस्ती से इस्तेसाल की तरफ तब्दीली का सबब बना। देहात आपस में सनिफ ज़िम हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर शहरकारी और आलमगीरियत के ज़ेर असर शहर अब छोटे नहीं हैं। कंपनीज रवायती पेशों में कमी और इजाफा हुआ है। कमर्शलाइजेशन ने दही और शहरी के साथ नए बाहमी राबतों को जन्म दिया है। मईशु इस शहर लोग तसलसल ने मुतनव पेशों को जन्म दिया है। मजदूरों या मौसमी पेशे की गर्दिश में अदब के अज़म रिवायतें लगता है कि अशरफिया दी लोगों की छोटी रिवायात को कंट्रोल करते हैं और ये सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में दूर रिवायत में राबते का अमल ज़रियात नहीं है, ज़्यादातर दही लोग के लिए वाहिद पेशा है। 1990 के बाद ज़रियात के किसान ने खुदकुशी के बारे में सुना जो कपस के साख्त कर रहे थे। शहरी जगहों को तब्दील करना। शहरी जंगों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई। सनतकारी का सबसे बनी शहरों के तौसी, तकनीकी इनकलाब और ज़राए अबलाग में इजाफा, ये बड़े पैमाने पर रहने के तौर तरीके में तब्दीलियां कर रहे थे। मखलूकात, मईशत और पॉलिसी पर अमल किया गया। आज़ाद हिंदुस्तान में बिजली जैसे कुछ शोबों में हुकूमत का कंट्रोल रहा। नकल व हमल वगैरह सेक्युलराइजेशन के अमल ने तालीम और तरक्की इजाफे किया। अक्सरियाती सकाफत और मतसूआ तबके ये अब भी नए लोगों में बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तालीम याफ्ता तबके और शहरी करीबों में आलमी अनासर के दरमियान तनाव मगरबी सकाफत और हिंदुस्तानी जहनों की जड़ें रिवायती हिंदुस्तान समाजी ढांचे में है बरकरार रहता है और माशरे के नजरियाती ढांचे में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई। जदीद कारोबारी दही हिंदुस्तान तरह शहरी जगहों पर रिवायत के साथ साथ मुकाबला किया। सकाफती तजादात लेकिन ज्यादातर पोशीदा तरीकों से थे। नखरजी के जदल तनकिता नजर इस तजाद की वजाहत करते हैं। इनका कहना है कि इन तजादात ने नई चीजें लाई। तनाज़ात के साथ साथ हम आहंगी या तरकीब का इजाफा हुआ। ये सकाफत, तजाद और तरकीब इस वक्त माशरे की सकाफत को वजाहत करती है। खाने में सकाफती तजादात पेशे फैशन, मनसफी ताल्लुकात, रसूमात और त्यौहार और बहुत से ऐसे इलाके बहुत ज्यादा नजर आते हैं। लिहाजा जो तब्दीली आई वो एक आया थी और आया इस तरह से थी जिसने हर तबके को आपस में लपट लिया, जिसमें हिंदुस्तान भी एक इसमें आ गया। नमस्ते, आपका शुक्रिया।